प्लेट विवर्तनिकी, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक भी इसको कहते हैं, ठीक है। प्लेट है और प्लेटों में गति हो रही है, ठीक है। गति के कारण बहुत सारी क्रिया हो रही है, उसी को ही प्लेट टेक्टोनिक कहते हैं या प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं, ठीक है। अब देखो ये प्लेट कैसे हैं, खाना खाने वाले नहीं, ये है पृथ्वी के ऊपर। जैसे ये पृथ्वी है, तुमको पढ़ाए थे सीमा सियाल लिफे, याद है, पढ़ाए थे ना। तो 200 किलोमीटर की गहराई में तुमको बताए थे एक पिघला हुआ स्तर है, ठीक है। ये यहाँ पे जो है पिघला हुआ है, मतलब यहाँ पे जो चट्टानें हैं वो पिघली हुई अवस्था में है, ठीक है। इन्हीं चट्टानों इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, दुर्बलता मंडल, ठीक है, याद तो है, दुर्बलता मंडल, ठीक है। और दुर्बलता मंडल कैसा है, पिघला हुआ है। इसी को एथेनोस्फीयर भी कहते हैं, ठीक है, एथेनोस्फीयर। अब देखो, और इसके ऊपर जो ये क्षेत्र है ये कैसा है, ठोस है, इसी को ही क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। क्रस्ट या भूपरपटी, भूपरपटी या पृथ्वी की पपड़ी जिसको बोलते हैं, ठीक है। नीचे पिघला हुआ पदार्थ है, ऊपर कठोर पदार्थ है, ठीक है। ये जो पदार्थ मतलब ऊपर ये जो ठोस हिस्सा है लगभग 25-30 किलोमीटर का, इसी को कहते हैं क्रस्ट। अब ये क्रस्ट जो है पूरा जुड़ा हुआ नहीं है आपस में, ये टुकड़ों में है, तो इसके 7 बड़े टुकड़े हैं, ठीक है। ये 7 बड़े टुकड़े दिखेगा नहीं तुमको आँख से, वो जब गति होती है तब पता चलता है धीरे धीरे, ठीक है। कितने टुकड़े हैं, 7। इन्हीं 7 टुकड़ों को ही क्या कहा जाएगा, प्लेट, ठीक है। क्या कहेंगे, प्लेट। एक वैज्ञानिक मतलब एक भूगर्भ शास्त्री थे टूजो विल्सन, उन्होंने ही इसका नाम दिया प्लेट। तो कितने बड़ी प्लेटें हैं, 7, ठीक है। यानी कि ये जो प्लेट है किससे बनी हुई है, सियाल से। ये क्रस्ट को ही क्या दूसरा नाम है, सियाल। और ये जो पिघला हुआ पदार्थ है इसको क्या कहेंगे, सीमा, ठीक है। सियाल सीमा के ऊपर तैराव की स्थिति में, जैसे नाव नहीं तैरती है पानी के ऊपर, अगर पानी में तुम नाव खड़ा कर दो, उसको कोई भी ना चलाए, तब भी वो धीरे धीरे हिलेगी डुलेगी, हिलेगी डुलेगी कि नहीं। ये प्लेटें जो हिलती हैं, ये क्यों हिलती हैं, इतनी बड़ी बड़ी प्लेटें हैं जिसपे हम लोग खड़े हैं, जिसपे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं, फिर भी ये हिलती है। इसका 2 कारण है हिलने का। एक कारण है इसका चक्रण, पृथ्वी का रोटेशन करती है ना पृथ्वी, रोटेशन करने के ही कारण क्या होता है, चूंकि इसका आधार पानी की तरह है, तरल है, तो उसके ऊपर जो चीजें हैं जब वो धीरे धीरे घूमेगी तो जिस दिशा में घूमती है उसके विपरीत प्लेटें हल्के हल्के मूव करती हैं। इतना हल्का कि 1 सेंटीमीटर, इतना मतलब 1 सेंटीमीटर हुआ तो इतना चलने में कितना लग जाएगा, 1 साल लग जाएगा। 1 साल में 1 सेंटीमीटर, 1 साल में जो बहुत तेज गति करती है 1 साल में 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, यही उनकी गति है, ठीक है। तो ये समझ में आया, प्लेटें हैं, प्लेटों में गति है, गति का कारण है चक्रण और पृथ्वी का परिभ्रमण, दोनों ही कारण है, ठीक है। चलो अब देखो ये 7 प्लेटें कौन कौन सी हैं, उनका नाम पूछता है। तो पहली प्लेट कहीं से भी मतलब 7 प्लेटें हैं, उनका नाम शुरू कर देते हैं जो है। तो पहला हो जाएगा प्रशांत प्लेट, ठीक है। इस चित्र में तुमको अगली क्लास में दिखा देंगे मैप में, आपने किए थे क्या। तो पहला क्या हो गया, प्रशांत प्लेट। दूसरा अफ्रीकी प्लेट, ठीक है। तीसरा एक है भारतीय प्लेट। चौथा उत्तरी अमेरिकी प्लेट, ठीक है। पांचवा दक्षिणी अमेरिकी प्लेट। छठवां हो जाएगा तुम्हारा यूरेशियन प्लेट। सातवां ये हो जाएगा अंटार्कटिका प्लेट। ठीक है, ये 7 प्लेटें हैं। अब देखो जो
ये पृथ्वी है जैसे ये, तो मान लो ये 7 प्लेटों में बटी हुई है, तो कहीं महासागर भी होगा, कहीं महाद्वीप भी होगा। तो प्लेटों को 3 रूपों में इस तरीके से बांट सकते हैं। जैसे दो प्लेटों के नाम हो गए, 7 टुकड़े हैं, और इन टुकड़ों में कुछ हिस्से पे महासागर पड़ेगा, कुछ हिस्से पे महाद्वीप पड़ेगा, और कुछ हिस्से पे दोनों भी पड़ सकता है। तो 3 तरह की प्लेटें इस आधार पे हो जाएंगी। यानी प्लेटों का प्रकार कितना है? 3 प्रकार का। कौन कौन से? या तो प्लेट महाद्वीपीय होगी, ठीक है, और या तो महासागरीय होगी, और या तो दोनों होगी, ठीक है, महाद्वीपीय सह महासागरीय, ठीक है, हो सकता है कि नहीं? ठीक है, 3 प्रकार की प्लेटें हैं। अब देखो, जो महाद्वीपीय प्लेट होती है वो हल्की होती है। तुमको बताए थे ना, महाद्वीप किससे बना हुआ है? कौन सी चट्टान से? अग्नेय चट्टान से बना, ग्रेनाइट से। और महासागर किस पे बना हुआ है? महासागर की तली बेसाल्ट से। अब बेसाल्ट तुमको बताए थे वो गाढ़े रंग का चिपचिपा पदार्थ होता है, वो क्षारीय होता है, उसमें बालू की मात्रा कम होती है, लोहे की मात्रा, मैग्नीशियम की मात्रा बेसाल्ट में ज़्यादा होती है। इसी कारण से उसका रंग भी काला दिखता है। जिसमें लोहा रहेगा, मैग्नीशियम रहेगा, उसका भार अधिक होगा, घनत्व अधिक होगा। तो घनत्व महासागरीय प्लेट का सर्वाधिक होता है और महाद्वीपीय प्लेट का सबसे कम होता है। अच्छा, एक बात बताओ, जब महाद्वीपीय प्लेट या कोई, जैसे महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट आपस में टकराए तो कौन नीचे जाएगा, कौन ऊपर जाएगा? या फिर ऐसे समझो, एक लोहे की गाड़ी है, एक प्लास्टिक की गाड़ी है, दोनों आपस में टकराओगे, सेम आकार की है, कौन नीचे जाएगा? कौन बोला प्लास्टिक का जी? अरे प्लास्टिक वाला उसके ऊपर चढ़ जाएगी, हल्की है ना। अरे समान आकार की अगर दोनों है, ठीक है, दोनों आपस में टकराएंगे तो लोहे वाली प्लेट एकदम नीचे घुस जाएगी, मतलब अगर लड़ेगा तो, ठीक है। अगर नीचे जाने का जगह है तो जो भारी है वही ना नीचे दबाव बना पाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? अगर महाद्वीपीय प्लेट महासागरीय प्लेट टकराएंगी तो कौन नीचे जाएगा? महासागरीय प्लेट। समझ में आया? ठीक है। अब देखो, 7 प्लेट हो गई, 3 प्रकार के प्लेट होते हैं और ये प्लेटें गति करती हैं, बता दिए ना। अब कैसी कैसी गति करती हैं? जब गति करेंगी तो 3 स्थिति बनेगी। अब देखो, प्लेटों की गति का कारण बता दिए। तो प्लेटों की गति करने के कारण जो है वह एक दूसरे से, देखो अगर मान लो 3 स्थिति बनेगी, अगर ये प्लेट है, यहाँ एक प्लेट है, ये क्या हो सकता है? या तो ये एक दूसरे के ओर आए, और आएंगी तो या तो टकरा जाएंगी या तो अगल बगल से गुजर जाएंगी। 2 स्थिति हो सकती है। जैसे अगर एक दूसरे की ओर ये गति कर रहे हैं तो क्या होगा? या तो टकरा जाए, पहली स्थिति, दोनों टकराव हो जाए। और दूसरी गति क्या हो सकती है कि ये ऊपर नीचे थे या अगल बगल थे तो दोनों अगल बगल से गुजर जाए, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा? ये मतलब टकराव इसमें नहीं होगा, अगल बगल से गुजर जाएंगे। और तीसरी गति क्या हो सकती है कि दोनों एक दूसरे से दूर चले जाएं। और कोई गति हो सकती है? देखो ध्यान से, कोई गति और हो सकती है? नहीं होगी। अब देखो, जब टकराएगी, जब 2 प्लेट टकराएंगे, मान लो 2 गाड़ी टकराएगी तो क्या होगा? विनाश होगा कि नहीं? कुछ टूटेगा फूटेगा। तो विनाश कहाँ पे होगा? इसकी बाउंड्री पर, किनारे वाले हिस्से में। अगर ये इधर इधर टकराएंगे तो किनारे वाले हिस्से पे होगा, और इस किनारे वाले हिस्से को ही बोलते हैं सीमा या बाउंड्री, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा इसको बोलेंगे विनाशात्मक सीमा, ठीक है। विनाशात्मक सीमा में क्या होगा कि 2 प्लेटें जब एक दूसरे की ओर गति करते हुए टकराएंगी तो उसमें टक्कर के कारण उसमें विनाश होगा। उसमें विनाश कैसे होगा? जो प्लेट इनमें से भारी रहेगी वो नीचे चली जाएगी, ठीक है। इसको मिटा दें, एक गति पहले समझाते हैं फिर अगला फिर समझाएंगे। 3 गति समझ गए। अब देखो, पहले वाले को विस्तार से समझते। विनाशात्मक सीमा में क्या होगा? ये कोई मान लो प्लेट है और ये एक प्लेट ये है, ठीक है। महाद्वीपीय प्लेट की ऊंचाई ज़्यादा होती है, महासागरीय प्लेट जमीन से नीचे है ना, सागर तल में है, तो ये थोड़ा नीचे होगा।
और घनत्व किसका ज्यादा है, महासागरीय प्लेट का कि महाद्वीपीय? महासागरीय प्लेट का। ठीक है, समझ में आ रहा है ना समझ में आएगा तो बताना। अब ये इधर गति कर रही है, इधर गति कर रही है, ठीक है, तो इसका टकराव होगा। जब टकराव होगा, देखो क्या होगा, टकराव होने के कारण महासागरीय प्लेट ज्यादा घनत्व की है, और तो ये महासागरीय प्लेट नीचे जाएगी, और नीचे जाएगी तो नीचे क्या भरा हुआ है, यहाँ लाल लाल मैग्मा। अब इस मैग्मा में ये वाला जो हिस्सा जाएगा ये टूट जाएगा, मतलब वहाँ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि इसको पिघला देगा। यही विनाश हो रहा है। किसका विनाश हो रहा है? प्लेटों का विनाश हो रहा है। ठीक है, प्लेटों के विनाश के मतलब इसमें जो महासागरीय प्लेट का हिस्सा नीचे चला गया, इससे क्या हुआ, विनाश हुआ। तो यहाँ ये मैग्मा में पिघल जाएगा। मैग्मा में पिघलने के कारण क्या हो जाएगा, मैग्मा की मात्रा बढ़ जाएगी कि नहीं, बढ़ जाएगी। हाँ, उसी में मिल जाएगा तो मैग्मा की मात्रा बढ़ जाएगी। जब मैग्मा की मात्रा बढ़ जाएगी तो मैग्मा उबाल मारेगा कि नहीं, कहीं से फोड़ फाड़ के निकलना चाहेगा कि नहीं। जब यहाँ मात्रा बढ़ जाएगी तो देखोगे कि यहाँ मैग्मा की मात्रा बढ़ गई, मैग्मा की मात्रा बढ़ गई। अब देखो एक घटना ये घटी कि मैग्मा में जाके पिघला, मैग्मा की मात्रा बढ़ गई। दूसरा क्या होगा, ये महाद्वीपीय प्लेट टकराया था, नहीं नीचे गया तो रगड़ खाएगा तो मोड़ पड़ जाएगा कि नहीं, या फिर यहाँ जो पदार्थ रहा होगा पहले से अगले हिस्से में उसमें मोड़ पड़ जाएगा। और मोड़ पड़ने के कारण क्या हो जाएगा, ये इतना बड़ा मोड़ पड़ेगा कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर का 5 किलोमीटर का, इससे बनेगा क्या, पर्वत। ठीक है, जब दो प्लेटें टकराएंगी तो मोड़ पड़ने से बन गया पर्वत, और नीचे जाके पिघल गया तो मैग्मा की मात्रा बढ़ गई। और यहाँ देखो एक गड्ढे जैसा क्षेत्र नहीं बन रहा है, इसको बोलते हैं क्या, खाई। एक गड्ढा बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे जो प्लेट थी इसकी तुलना में, यहाँ पे जो प्लेट थी इसकी तुलना में ये वाला क्षेत्र ज्यादा गहरा होगा, तो इसको बोलते हैं खाई या ट्रेंच। तो देखो क्या क्या निर्माण हुआ, पर्वत का निर्माण हुआ, ट्रेंच का निर्माण हुआ, और मैग्मा की मात्रा बढ़ गई। 3 घटना घटी। अब देखो जब टक्कर हुआ रहेगा तो ये ऊपर से नीचे कुछ टूट फूट जैसी स्थिति बनेगी कि नहीं। यहाँ ऐसे टकराओगे तो जो मुड़ा सो मुड़ा, इसके अंदर भी तो कुछ प्रभाव पड़ेगा, कमजोर हो गई होगी प्लेट, वहां जगह बन गया होगा, दरार आ गई होगी कि नहीं, आ गई होगी। तो जो मैग्मा यहाँ पे ज्यादा था, ये मैग्मा क्या होगा, इसी के रास्ते फिर निकल जाएगा। तो जहाँ पे महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट से टकराएगी वहाँ पे पर्वत भी मिलेगा, और पर्वत में ही क्या मिलेगा, ज्वालामुखी भी मिलेगा। क्यों ज्वालामुखी मिलेगा, क्योंकि इसका हिस्सा जो गल के मैग्मा बन गया था वो मैग्मा कहीं कहीं से निकलेगा। तो कहाँ से निकलेगा, जहाँ पे कमजोर भूपरपटी पाएगा, जहाँ पे कमजोर परत पाएगा वहाँ से तोड़ के निकलेगा। तो उसको तुरंत ही यहीं पे कमजोर मिलेगा, क्योंकि यही एक्सीडेंट हुआ है, इनमें दोनों में टकराव हुआ है। तो यही बलित पर्वतों के क्षेत्र में ही मैग्मा भी, बलित पर्वतों के क्षेत्र में ही ज्वालामुखी भी पाया जाएगा। ठीक है, अब देखो दो प्लेटें जहाँ टकराई रहेंगी, जब टकराएंगी तो हिलेगा डुलेगा कि नहीं, हिलेगा डुलेगा ना। तो यहीं पे क्या आएगा, भूकंप भी आएगा कि नहीं। देखो भूकंप आएगा, प्लेटें हिलेंगी डुलेंगी तो भूकंप भी आएगा। मैग्मा गल गया तो ज्वालामुखी बनेगा, चूंकि टकराए थे तो मोड़ से बलित पर्वत बना, और मोड़ के आगे एक खाई बन जाएगी। ठीक है, इस प्रकार का सबसे बढ़िया उदाहरण देखने को मिलता है रॉकी और एंडीज पर्वत। दक्षिण अमेरिकी प्लेट और उत्तर अमेरिकी प्लेट प्रशांत महासागरीय प्लेट से टकरा रही है। ठीक है, प्रशांत महासागरीय प्लेट चूंकि वो महासागर है तो भारी है, वो टकराती है तो उसके कारण वहाँ बलित पर्वत बना हुआ है। दक्षिण अमेरिकी प्लेट से जब टकराती है तो एंडीज पर्वत बनता है, और एंडीज पर्वत क्षेत्र में इसी कारण से ज्वालामुखी भी पाया जाता है। समझ में आया। अभी तुम लोगों को पता नहीं चल रहा होगा एंडीज पर्वत कहाँ है, ज्वालामुखी कहाँ है, मतलब वो प्रशांत महासागरीय प्लेट का टक्कर कहाँ हो रहा है। तो कल जो है वहाँ तुम लोगों को हम एक बार मैप चाहे यहीं पे ले आके दिखा देंगे। आज मैप लाना भूल गए, हमको याद नहीं था कि ये पढ़ाएंगे, तो कल मैप लाएंगे तो दिखा देंगे। ठीक है, तो ये प्लेट जहाँ पे भी टकराएगी महासागरीय प्लेट, वहाँ बलित पर्वत बनेगा बगल में, वहीं पे ज्वालामुखी भी होगा, और वहाँ भूकंप
तो एक ही साथ में बन रहा है, एक ही साथ नहीं बन रहा है। वो जो टकराने की क्रिया है वो लाखों सालों में होगी, जैसे वो लाखों सालों से चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि तुरंत आया तो तुरंत मैग्मा निकल गया, तुरंत जो है पर्वत बन गया। पर्वत बनते हुए कोई नहीं देख पाएगा। ऐसा नहीं है तुम देखोगे अच्छा आज पर्वत बन रहा है, ऐसा नहीं होगा। कोई पर्वत बनता है तो 1 लाख साल लग जाता है, धीरे 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 उठ रहा। जहाँ हम लोग खड़े हैं भी धीरे धीरे हिल रहा है, पता चल रहा है नहीं। हम लोग मर जाएंगे पता नहीं चलेगा। पृथ्वी जो है अंतरिक्ष में 29.5 किलोमीटर की गति से आगे बढ़ रही है। जो गाड़ी चलाते हो ना, 1 सेकंड में पृथ्वी जा रही है 29 किलोमीटर, तुमको पता चल रहा है नहीं। ये परिवर्तन इतने धीरे होते हैं कि हमको महसूस नहीं होगा। ज्वालामुखी अचानक से एक दिन निकल गया तब पता चलेगा अच्छा ज्वालामुखी आया। ऐसा नहीं है कि मैग्मा उसी दिन गया, प्लेट उसी दिन पिघला। मैग्मा में प्लेट धीरे धीरे गया, पिघल गया, वो धीरे धीरे हलचल हो रही है। जिस दिन ज्यादा मात्रा बढ़ गई, 100 साल 200 साल 50 साल बाद, उस दिन ज्वालामुखी फूट जाएगा। और पर्वत की जो ऊंचाई है वो 1-1 सेंटीमीटर बढ़ेगी। मान लीजिए 1 साल में 1 सेंटीमीटर बढ़ी तो 50 सेंटीमीटर में तुम्हारा उम्र खत्म। 100 सेंटीमीटर में तो कोई नहीं जिंदा रहेगा जब से शुरू हुआ था, ठीक है। फिर नए पैदा हो जाएंगे तब तक। तो कोई भी पर्वत को बढ़ते हुए नहीं देख पाएगा कि अभी यहाँ मैदान था और अब पर्वत बन गया। हम जब बच्चे थे तो मैदान था और बुढ़े हुए तो पर्वत बन गया, ऐसा नहीं होगा। 60-70 साल में कुछ नहीं होगा, जो है लाखों साल लग जाएगा इसमें, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब देखो ज्वालामुखी आएगा तो भूकंप तुरंत भी आ सकता है। ज्वालामुखी आएगा तो ज्वालामुखी फोड़ के निकलेगा, और फोड़ के निकलेगा तो धरती हिल जाएगी कि नहीं। और धरती का हिलना ही भूकंप है। भूकंप वाला चैप्टर भी पढ़ाए नहीं, ज्वालामुखी भी नहीं पढ़ाए हैं, अभी कंप्लीट पढ़ा रहे हैं ना। तो ये गति कैसे करते हैं और कैसे होती है ये गतियाँ, इसको समझाने के लिए, समझ में आया। अगला देखो, इसमें कोई दिक्कत तो ये, हाँ, इसी को ही अभिसरण सीमा भी बोलते हैं। अभिसरण का मतलब होता है टकराना, अभिसरण, ठीक है। सीमा मतलब हो गया बाउंड्री, तो ये बाउंड्री वाला क्षेत्र टकरा रहा है और टकराने को ही बोलते हैं अभिसरण, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंस, आपस में टकरा रहा है, अभिसरण हो रहा है, तो इसको ही अभिसरण सीमा के नाम से भी जाना जाता है। और जहां जहां अभिसरण सीमा वाला क्षेत्र पाया जाता है वहीं ज्वालामुखी भी पाया जाएगा, भूकंप भी पाया जाएगा। दुनिया का सबसे ज्यादा भूकंप आता है प्रशांत महासागर के चारों ओर, ठीक है। प्रशांत महासागर के परिमेखला है, उसको बोलते हैं अग्निवलय क्षेत्र, फायर रिंग ऑफ फायर, ठीक है। तो अग्निवलय क्षेत्र में क्या होता है कि ये पूरा चारों ओर प्रशांत महासागर के क्या हो रहा है कि टकराव हो रहा है महाद्वीपीय प्लेट से। इसलिए जापान, फिलीपींस या फिर दक्षिण अमेरिका, इन सभी क्षेत्रों में भूकंप आते रहते हैं लगातार। ज्यादातर हिस्सा इसका मतलब एशिया वाले भाग में भूकंप आता है, तो उसी को रिंग ऑफ फायर कहते हैं, ठीक है। कल इसका मैप जब लेके आएंगे तो इसको और आगे समझा देंगे एक बार। अब अगला देखते हैं। दूसरी गति क्या थी, ये जो है अभिसरण गति है, टकराना। दूसरी गति क्या है, अपसरण। अपसरण मतलब एक दूसरे से दूर जाना, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, अपसरण, ठीक है। अब मान लो कोई प्लेट, 2 प्लेटें या एक प्लेट जो है, जैसे प्रशांत महासागर के, अरे अटलांटिक महासागर के क्षेत्र में अटलांटिक महासागर जो है वो बीच से फट रहा है, आधा इधर जा रहा है आधा इधर जा रहा है, और जाके एक अफ्रीका वाले में टकराता है, एक उधर यूरोप की तरफ जाके टकराएगा। तो ये जहाँ से फट रहा है जो है, मान लो एक प्लेट था, अब बीच में से टूट गया, अब ये दोनों अलग अलग दिशा में भग रहे हैं। नीचे क्या भरा हुआ है, मैग्मा, तो मैग्मा इसी रास्ते बाहर आएगा कि नहीं, बाहर आएगा। और जब अलग अलग होके फटते हैं, जैसे मतलब दरार ज़्यादा लंबी बन जाती है किलोमीटर में, तो आवाज़ नहीं करेगा ज्वालामुखी, धीरे से मैग्मा निकलेगा। इसको बोलते हैं दरारी उद्भेदन। दरार बन गया, दरार के रास्ते मैग्मा निकलेगा तो ज़्यादा आवाज़ नहीं करेगा। ध्यान से देखो, एक प्लास्टिक में पानी भर लो, खूब बड़ा प्लास्टिक में, उसके छेद कर दो, छेद करोगे दूर तक पानी जाएगा कि नहीं। अब मान लो पूरा प्लास्टिक फाड़ दिए तो पानी तुरंत सड़क के गिर जाएगा वहीं, ठीक है। तो
जब अपसरण सीमा वाले में ज्वालामुखी आएगा, इसे पर्वतीय क्षेत्रों में, जैसे बलित पर्वत, इंडीज पर्वत या राकी पर्वत के बीच में बचाएं, तो वहाँ इसको तोड़ के आएगा, तो यहाँ विस्फोट होगा। इसको केंद्रीय उद्भेदन वाला ज्वालामुखी बोलते हैं। ठीक है, केंद्रीय मतलब एक केंद्र बनाएगा, वहां से फोड़ के निकलेगा, तो वहां आवाज होगी, भूकंप आएगा। यहाँ क्या होगा, प्लेटों के खसकने से भूकंप आएगा, लेकिन यहाँ भूकंप धीरे आएगा, क्योंकि दूर हट रहा है ना, बहुत हल्का भूकंप आएगा, कभी कभी महसूस भी नहीं होगा। और ये कैसे प्लेट है, महासागरीय प्लेट है, अटलांटिक महासागर की बात कर रहे हैं। अभी ध्यान से सुनो, समझ में आ जाएगा। अटलांटिक महासागर के बीचों बीच में ऐसे फट रहा है अटलांटिक महासागर। ठीक है, अब नीचे से मैग्मा बाहर आएगा तो ठंडा हो जाएगा कि नहीं? पानी रहेगा तो जल्दी ठंडा होगा, पानी नहीं रहेगा तो थोड़ा देर में ठंडा होगा, लेकिन ठंडा होगा। अब ठंडा होने से जम के ये धीरे धीरे धीरे, मान लो यहाँ पानी भरा हुआ है, ये पानी से ऊपर तक भी कहीं कहीं आ गया है। ठीक है, जहाँ पानी के ऊपर आ गया है वहाँ द्वीप बन गए हैं, और जहाँ पानी के अंदर है ये कई किलोमीटर का है, 14,000 किलोमीटर का है, 14,500 किलोमीटर लंबा है ये। ठीक है, तो यहाँ क्या बन गया है, कटक बोलते हैं। ठीक है, इसको पर्वत नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, कटक। ठीक है, अटलांटिक महासागर के बीचों बीच से प्लेटें फट रही हैं, फटने के कारण नीचे का मैग्मा ऊपर आया, ऊपर आके जम गया, उसी जमे हुए भाग को क्या बोलेंगे, कटक। कटक जो है ऊंचा भाग है, अगर तुमको समुद्र के नीचे पेदी में ले जा खड़ा कर देंगे तो तुमको कटक पहाड़ जैसा दिखेगा, लेकिन हम उसको क्या बोलेंगे, पहाड़ नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम स्थल से देख रहे हैं, और पानी से जाएंगे तो सीधे इसकी चोटी पे पहुंच जाएंगे, ऊपर ऊपर नाव से जाएंगे, उसको क्या बोलेंगे, कटक बोलेंगे। ठीक है, तो कटक का निर्माण होता है, हल्का भूकंप आता है, और इसमें प्लेटें एक दूसरे के मतलब अलग गति करती है। ठीक है, दो तरीका हुआ, भूकंप दोनों में आएगा। अच्छा, विनाशकारी भूकंप किस में आएगा, अभिसरण में, और अपसरण में धीरे भूकंप आएगा। समझ में आया, अभिसरण में क्यों भूकंप ज्यादा आएगा, एक दूसरे से टकराएंगे तो झटका ज्यादा लगेगा ना, तो हिलेगा भी ज्यादा, तो वहाँ भूकंप ज्यादा आएगा, नुकसान ज्यादा होगा। हिमालय पर्वत वाले क्षेत्र में हम लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पे ज्वालामुखी नहीं दिखता है, तो जब भारत वाला पढ़ाएंगे तब बता देंगे यहाँ भी अभिसरण हो रहा है, दोनों में अभिसरण हो रहा है, टकराव हो रहा है, लेकिन यहाँ हिमालय पर्वत में ज्वालामुखी देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, उसका कुछ कारण है, वो बाद में बता देंगे जब भारत वाला पढ़ाएंगे तब। तीसरी गति कौन सी है, एक दूसरे की ओर आए और अगल बगल से गुजर जाए। तो ये जब अगल बगल से गुजरेंगे तो ये रगड़ खाते हुए गुजरता है। ठीक है, जहाँ पे रगड़ खाएगा यहाँ पे बनता है ट्रेंच या खाई। ये अमेरिका के पास एक सान एंड्रियास फ्रांस है, कैलिफोर्निया के पास, वो उसका उदाहरण वही है। लेकिन जब रगड़ खाते हुए गुजरेगा तो भूकंप आएगा कि नहीं, यहाँ भी जोरदार भूकंप आता है। तो इसको देखो कौन सा सीमा, देखो ये बोले थे विनाशात्मक सीमा है, ये क्या है, निर्माण हो रहा है, तो निर्माणात्मक सीमा भी बोल सकते हैं इसको कि नहीं। और इसमें क्या हो रहा है, ना तो विनाश हो रहा है और न तो निर्माण हो रहा है, तो ये वैसे ही बना हुआ, तो इसको बोलते हैं संरक्षी सीमा। ठीक है, समझ में आया, अपसरण सीमा, विनाशात्मक सीमा, निर्माणात्मक सीमा और संरक्षी सीमा। ठीक है, समझ में आया। तीन प्रकार की गतियां एक बार फिर से हम शॉर्ट में समझा देते हैं। देखो, जब दो प्लेटें एक दूसरे की ओर गति करेंगी तो इसको बोलते हैं अभिसरण या कन्वर्जेंस, आपस में भिड़ना। भिड़ने के कारण क्या होगा, इसका जो अगला हिस्सा है आपस में वो टकराएंगे, तो जो भारी प्लेट रहेगी वो नीचे चली जाएगी, और जो प्लेट दूसरी रहेगी उसमें मोड़ उत्पन्न हो जाएगा। मोड़ उत्पन्न होने के कारण उसमें पर्वत का निर्माण होगा, और जो प्लेट नीचे गई थी वो मैग्मा में जाके पिघल जाएगी। इस कारण से ऐसी सीमा पे ज्वालामुखी, बलित पर्वत भी दिखाई देंगे, केंद्रीय ज्वालामुखी भी दिखाई देगी। ठीक है, और भूकंप बहुत जोरदार आएगा। प्रशांत महासागर के चारों ओर का क्षेत्र इसी प्रकार का है। ठीक है, दूसरा देखो, अपसरण, ये पहला अभिसरण था, दूसरा अपसरण सीमा, यानी एक दूसरे से दूर हटना। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, एक दूसरे से दूर हटने के कारण नीचे का मैग्मा सतह पे आकर के जम जा रहा है,
और नई सतह का निर्माण हो रहा है, तो इसको बोल सकते हैं निर्माणात्मक सीमा। इसमें भूकंप हल्का आता है। और अटलांटिक महासागर का कटक इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। तीसरा देखो, एक दूसरे के अगल बगल से गुजर जाना, इसको बोलते हैं संरक्षी सीमा। संरक्षी सीमा में क्या होता है कि दोनों प्लेटें अगल बगल से रगड़ खाते हुए गुजर जाती हैं। इसमें भ्रंश का निर्माण होता है या खाई का निर्माण होता है और भूकंप आता है। कैलिफोर्निया के पास सान एंड्रियास भ्रंश है, ये उसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। ठीक है, आज इतना रहने देते हैं, फिर उसके बाद आगे पढ़ा जाएगा। ठीक है, इसको बंद कर दो राजू। हाँ, कटक के समीप ये जो है, देखो ये जो कटक बन रहा है ना, बता देते हैं कैसे। अपसारी गति में जब अपसरण होगा, एक दूसरे से दूर जाएंगे, तो देखो समुद्र के नीचे खोज किया गया, ये मार्कर चल नहीं रहा है, देखो समुद्र के तल में एक खोज किया गया तो पाया गया जहां पे कटक है, जहां से ज्वालामुखी निकलती है, इससे दूर हटने पर चट्टानें पुरानी होती जाती हैं, और इधर भी दूर हटने पर चट्टानें पुरानी होती जाती है। जैसे एक बार ज्वालामुखी निकला तो ये मान लो कटक है, ठीक है, तो इतनी दूर पे ये जाके फैल गया। ठीक है, ये मान लो इनकी उम्र एक समान होगी, ये कटक है ना, यहाँ से मैग्मा निकल रहा है, मैग्मा जाके फैल गया। और इसकी गति किधर है इस प्लेट की, ये जो पूरा बड़ा प्लेट है इसकी गति किधर है, इधर है। ठीक है, अब अगली बार जब निकलना होगा तो ये वाले दूर खसकेंगे तभी ना निकलेगा, ध्यान से समझो। जब ए वाले दूर खसकेंगे तब निकलेगा, तो ए वाले मान लो यहाँ आ गए और ये बाकी प्लेट है, इसकी गति यहाँ है, तो ये नया बन गया, इधर भी नया बन गया, और ए वाला इधर चला गया। देखो ए चला गया यहाँ, ए यहाँ आ गया, बीच में से फिर नया मैग्मा आया, फिर जम जाएगा। और इधर जो रहेगा ना, इधर वाला हिस्सा, ये कहीं पे जा करके डूब के फिर नीचे मैग्मा में चला जाएगा। इधर का हिस्सा बाद में बताएंगे टूट के मैग्मा में चला जाएगा। तो पुरानी चट्टानें मैग्मा में जाके मिलती रहेंगी और नई चट्टानें बनती रहेंगी। तो ये जो बी बनेगा, फिर ऐसे सी बनेगा। तो ऐसे ही पृथ्वी के करोड़ों सालों में कई बार चट्टानें ऐसे बनती रहती हैं। तो कटक के पास में जो चट्टान रहेगी वो नई चट्टान रहेगी, और कटक से दूर जाएंगे तो पुरानी चट्टान मिलेगी। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया तो परेशान नहीं होना है। ठीक है, बंद कर दो।